आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के प्रीवियस ईयर के 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2020 तक के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और सामाजिक अध्ययन के अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय का प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उन सब पे क्लिक करके आप सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट का राजन सीरीज का भी प्लेलिस्ट अलग अलग दिया हुआ है, उन सब पे क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। और राजन सीरीज मैंने एक वीडियो में ही कराया है, सभी बहुविकल्पी प्रश्न एक वीडियो में, और राजन सीरीज के कंप्लीट अधिलघुत्तरीय प्रश्न सभी का एक वीडियो में, और सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को एक वीडियो में। तो उस सब पे क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है समुद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना कब की थी गुप्त संवत की? तो सन 319 से 20 ईस्वी में, यानी 20 नहीं है, 319 से 320 ईस्वी में। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्या दूसरा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। ऑप्शन ए है भेरी घोष की, बी है धर्म घोष, सी है भेरी घोष तथा धर्म घोष, और सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है धर्म घोष। अब धर्म घोष और जो भेरी घोष होता क्या है? धर्म घोष का अर्थ है कि उन्होंने घोषणा की कि हम वो बौद्ध धर्म की रक्षा करेंगे, और बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध न करने का निर्णय लिया इस कलिंग युद्ध के बाद ही। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा था कि जो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध न करने की घोषणा की और बौद्ध धर्म को संरक्षण में ले लिया। और जो भेरी घोष होता है उसको कहते हैं, जब कोई भी युद्ध होता था प्राचीन काल में, तो उसके पहले एक बड़ा नगाड़ा बजाया जाता था, जिससे कि सबको पता लग जाए कि सब लोग रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, तो उसको भेरी घोष कहते थे। और धर्म घोष का मतलब कि किसी धर्म की रक्षा करना। इसके बाद है प्रश्न क्या तीसरा, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? जो नीचे लिखा हुआ है इसमें से गुप्त काल का कौन सा स्वर्ण मुद्रा है? इसका ऑप्शन ए है कौड़ी, बी है दिनार, सी है निष्क और डी है पर्ण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है दिनार। जो सोने का सिक्का हुआ करता था गुप्त काल में, उसी को दिनार कहते थे। इसके बाद है प्रश्न क्या 4, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध यहाँ पे दिया हुआ है मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो यानी किसके बीच हुआ था? तो इसका जो पिछले क्लास में भी ये प्रश्न आया हुआ था, तो हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। इसका जो ऑप्शन सी है इसी में दिया है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। और जो ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था? तो 1191 ईस्वी में। इसको आप याद रखेंगे। और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए थे और ये मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है राजस्थान। राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। और राजस्थान में भी जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। और ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है 5 मंदिरों का समूह है, ये भी याद रखेंगे आप इसके साथ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? निर्मित है कि मतलब वो भी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, वहाँ का उसका निर्माण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है कांची में, बी है बंगी, सी है महाबलीपुरम और डी है तंजौर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम स्थित कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में समुद्र के किनारे स्थित है महाबलीपुरम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, गीत गोविंद के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है जयदेव, बी है जायसी, इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है जयदेव। और जो गीत गोविंद था, गीत गोविंद संस्कृत में लिखा हुआ ये काव्य है, और जो इसमें गीत गोविंद में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया गया है, इतना आप याद रखेंगे। और बहुत फेमस एक इनकी भी रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो साथ में इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। जो 8 दिग्गज थे उन्हीं को अष्टदिग्गज कहा जाता है। और वो कौन थे? ऑप्शन ए है 8 मंत्री थे, कि बी है 8 तेलुगु कवि थे, सी है 8 महान मंत्री
सेनापति और डी है 8 परामर्शदाता। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है 8 तेलुगु कवि। और 8 तेलुगु का उन सब का उन लोगों का नाम है अल्लासानी नंदी तिमन्ना, तीसरा मुक्कु तिमन्ना, चौथा मदोन मल्ला और पांचवा है ढोरड़ा, छठवां रामभद्र, सातवां है सिंह भूपाल और आठवां है तेनालीराम। तो तेनालीराम का बहुत सारी कहानियाँ हम लोग पढ़े हैं, उनकी वो चतुराई के लिए जाने जाते थे, तो वो भी उन्हीं में से एक थे। ये प्रश्न पूछता भी है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, मानसूनी पवन कहलाती है। ऑप्शन ए है नियतवाही पवन, बी है मौसमी पवन, सी है स्थली पवन और डी है सागरी पवन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है मौसमी पवन। और मौसमी पवन किसे कहते हैं? वे पवनें जो मौसम के अनुसार अपना दिशा बदल लेती हैं उसको मौसमी पवन या मानसूनी पवनें कहते हैं। और जो मानसून दो प्रकार का होता है, गर्मी का मानसून और सर्दी का मानसून। और गर्मी का जो मानसून होता है वो जून से सितंबर के बीच में चलता है, और जो सर्दी का मानसून होता है अक्टूबर से फरवरी के बीच में चलता है। जो गर्मी का मानसून, जिसको सर्दी के मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। जो गर्मी का मानसून होता है उसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से पूरब उत्तर के बीच में होती है। इसको हम लोग ये मानचित्र पे अच्छा से समझते हैं। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मानचित्र भारत का। लगभग ऐसे भारत का जो मानचित्र होता है ना, अब इसको ये जो ऊपर उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण, राइट में ये पूरब होता है और इधर पश्चिम। तो जो ये दक्षिण और पश्चिम से ये मानसून गर्मी का मानसून चलता है। लगभग ये पूरे भारत में वर्षा कराता है गर्मी के समय। और यही सर्दी के समय यानी अक्टूबर से फरवरी के बीच में इधर से वापस होता है। ये जब ये वापस होता है तो इसकी दिशा होती है उत्तर, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया। इसे बीच से उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो ये पूरे भारत में वर्षा नहीं कराता है लौटता हुआ मानसून, सर्दी का मानसून। ये कुछ ही भागों पे वर्षा कराता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसकी दिशा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन और डी है हाइड्रोजन। तो जो सबसे अधिक जो गैस की मात्रा है, तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है लगभग 21% होता है वायुमंडल में, और बी है नाइट्रोजन लगभग 78% होता है, और कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में ही तो कार्बन होता है, कार्बन तो 0.04% लगभग होता है कार्बन की मात्रा वायुमंडल में। हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ही कम होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पूछा हुआ है ना, अधिक, सबसे अधिक गैस की मात्रा तो नाइट्रोजन ही है 78%। इसका जो बी है यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, 66.1/2 डिग्री ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। 66.5 डिग्री है ये। तो ताप कटिबंध 3 भागों में होता है ना, इसको भी फिगर से हम लोग समझते हैं। ये पृथ्वी का पूरा हम लोग पृथ्वी बनाते हैं, तो सबसे बीच में जो रेखा होकर गुजरती है इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, ऊपर उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण, राइट में पूरब होता है और लेफ्ट में पश्चिम। तो जो पूरब से पश्चिम की तरह जो रेखाएं खींची जाती हैं उसी को तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये 66.5 डिग्री पे पूछा हुआ है यहाँ पे, ये 66.5 डिग्री पे के मध्य पाए जाने वाले ताप कटिबंध को क्या कहते हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं जो है, पहला है ये 23.5 डिग्री पे है, ये 23.5 सही 1/2 डिग्री, ये 66.5 सही 1/2 डिग्री, और इसके बाद ये 90 डिग्री है उत्तर में। ऐसे ही इधर भी हो जाएगा, ये नीचे वाला 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला है, ये वाला लिखा हुआ है बिल्कुल बीच में है, ये 90 डिग्री होगा। ये होगा 66.5 सही 1/2 डिग्री, और ये 23 सही 1/2 डिग्री। इसका जो वर्गीकरण है 3 भाग में किया गया है ना। तो ये जो होता है ये 0 डिग्री होता है अक्षांश, बीच में जो विषुवत रेखा होकर जहाँ से गुजरती है वो मध्य रेखा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में ये ऊपर और नीचे यानी दक्षिण में भी, दक्षिण और उत्तर, इतना को कहते हैं उष्णकटिबंध। ये कहलाता है उष्णकटिबंध। और उत्तर में भी 23.5 से 66.5 के बीच में ये होता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण ऊपर भी यानी उत्तर में भी, और ये दक्षिण में भी शीतोष्ण होता है, शीतोष्ण। और इसके बाद जो होता है 66.5 से 90 डिग्री के बीच में ये शीत कटिबंध होता है, शीत कटिबंध। और ऐसे ही नीचे भी ये 66.5 से और 90 के बीच शीत कटिबंध।
तो यहाँ पे पूछा 66.5 डिग्री ध्रुवों के मध्य, तो यहाँ पे हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर पूछे या उत्तर में पूछे या दक्षिण में, लेकिन यहाँ पे दिशा तो पूछा नहीं है, तो यही शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है शीतोष्ण, देखिए ऑप्शन ए में, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान में सूचियाँ हैं, तो अनुसूची 7 में बात की गई है सूचियों की। 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय आते हैं, ये जो वो भी संस्थाएं होती हैं, जो भी विषय होता है उस पर नियम कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। इसके अंतर्गत जैसे रक्षा आ जाता है, रेलवे आ जाता है, बैंक आ जाता है, ये सब इस पे नियम कानून और ये केंद्र सरकार के अधीन चलता है। और उसके बाद होता है राज्य सूची। राज्य सूची पे नियम कानून राज्य सरकार का पूरा अधिकार होता है उस पर, जैसे पुलिस व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, कृषि है, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने नियम कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा है, वन एवं पर्यावरण है, श्रम कानून है, ये सब जो समवर्ती सूची में आते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, केवल नाम पूछा है कि कितनी है, बस संख्या पूछा है में, तो इसका जो ऑप्शन सी है, 3 अनुसूचियाँ हैं, संघ, राज्य और समवर्ती, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का जो गठन कब हुआ था, ये भी प्रश्न पूछता है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो प्रारूप समिति का जो गठन था 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, ये गठन आप याद रखेंगे प्रारूप समिति का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है। ऑप्शन ए है उपभोक्ता, बी है शेयर, सी है स्टॉक एक्सचेंज और डी है बैंक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं, वह प्लेटफॉर्म जहां कंपनियों के शेयर, बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों की खरीद बिक्री होती है, उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का, तो ये प्रमुख कार्य है, इसका जो ऑप्शन सी है यही सही आंसर है। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था। तो इसका जो आंसर नीचे दिया हुआ है, सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। वह अफगानी था, उसने भारत पर 1517 से 1526 ईस्वी तक राज किया और फिर मुगलों द्वारा पराजित हुआ। इब्राहिम लोदी दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। अगर जो आप इतना याद नहीं रखते हैं तो केवल अगर जो आप इब्राहिम लोदी भी लिखेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा कि यही पूछा हुआ है। और बाकी इसमें थोड़ा बढ़ा देंगे तो और अच्छा है, क्योंकि ये 30 वर्ड में पूछता है इसका आंसर अति लघुत्तरी का, जो 1 नंबर का होता है। लेकिन अगर जो आपके पास समय नहीं है तो और जो सीधा जो पूछा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, अशोक ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। तो ऊपर हम लोगों ने भेरी घोष पढ़ा था, भेरी घोष और धर्म घोष। तो उसने कलिंग युद्ध के बाद जो धर्म घोष अपना लिया था, यानी बौद्ध धर्म को अपने संरक्षण में ले लिया था। तो इसका जो और युद्ध न करने का भी प्रण लिया था। तो इसका आंसर लिखेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोद नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है, अजंता वर्तमान भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता की गुफाएं 29 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। ये भी प्रश्न पूछता है कि अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं, तो आप याद रखेंगे 29, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं 2 राजवंशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के 2 राजवंशों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है गुलाम वंश और दूसरा है खिलजी वंश। प्रश्न संख्या 20 है, हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो हर्षकालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम निम्नलिखित है। पहला है तक्षशिला, दूसरा है पाटलिपुत्र। और तक्षशिला के बारे में भी लिख सकते हैं आप, नीचे दिया है तक्षशिला के बारे में। प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। और पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पवित्र गंगा नदी के दक्षिण तट पर
बसे इस शहर को लगभग 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। यानी जो पटना, जो इस समय वर्तमान में जो नाम है, बिहार की राजधानी है, उसी का पुराना नाम लगभग 2000 वर्ष पहले पटना को ही पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 21। किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो ऊपर ही हम लोगों ने बहुविकल्पी में पढ़ा है, जहाँ शीत कटिबंध हमने बताया है, शीतोष्ण कटिबंध, तो वहाँ जो बीच में जो होता है सेंटर में, ये पृथ्वी है, और जो सेंटर से होकर जो रेखा गुजरती है अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को, तो इसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसमें भी आप बढ़ा सकते हैं कि भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22। अपक्षय क्या है? तो अपक्षय चट्टानों के अपने ही स्थान पर भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। यानी चट्टानें हो गई या किसी भी चीज़ का जो क्षरण हो गया, उसका जो टूटना है और वहीं पे पड़ा रहना, वो अपक्षय कहलाता है। अगर जो किसी भी माध्यम से, बाढ़ के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर ग्लेशियर के द्वारा, किसी कारणवश वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक चला जाएगा तो वो अपरदन कहलाएगा, और अपने ही स्थान पे रहेगा, टूट के पड़ा रहेगा, तो उसको अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय और अपरदन में हम लोग अंतर भी पढ़े थे किसी साल इसके पहले हम लोग जो क्लास लिया है 2023 से 2020 तक, उसमें किसी साल पूछा हुआ था, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था अपक्षय और अपरदन में अंतर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो इसका आंसर दिया है मौसम और जलवायु में अंतर। तो पहले हम हेडिंग है मौसम। तो मौसम एक छोटे क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी किसी भी छोटे क्षेत्र में ये पूरे जो मौसम होता है हर जगह का अलग अलग होता है। कहीं छोटे क्षेत्र में बारिश होने लगेगा कुछ समय, दूसरे उसी के बगल में बारिश नहीं हो रहा होगा, धूप रहेगा, तो उसी को मौसम कहते हैं। यानी बहुत क्षणिक होता है और छोटे क्षेत्र में होता है और ये कभी भी बदल सकता है। और ये जलवायु में पहला पॉइंट है, जलवायु बड़े क्षेत्र या भूभाग की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जो जलवायु होता है किसी भी बड़े क्षेत्र के काफ़ी लंबे समय, जैसे 30 से 40 वर्षों में हुए मौसम के परिवर्तन के पैटर्न को ही जलवायु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है मौसम में, मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा है, जबकि जो जलवायु है दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है मौसम में, मौसम दिन में कई बार बदल सकता है मौसम, जबकि जलवायु है लंबे समय तक नहीं बदलता है। ये कई बार बदल सकता है मौसम, और ये जलवायु है ये काफ़ी धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता है, लंबे समय तक एक ही जैसा रहेगा। इसके बाद चौथा अंतर है, एक ऋतु के मौसमों में किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। इसका अर्थ है कि कोई भी एक ऋतु का मौसम है, जैसे कि सर्दी ऋतु है, सर्दी ऋतु जो होता है वो नवंबर से और फरवरी या मार्च तक रहता है। तो इसमें एक ही तत्व का मुख्य रूप से जो प्रधानता रहती है वो सर्दी की रहती है, यानी ठंडी पड़ती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मौसम होगा ना कोई एक ऋतु में, उस मौसम का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा सर्दी का या ठंडी का। अगर जो गर्मी का मौसम रहेगा तो उसमें भी कभी कभी बारिश हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रहेगा, एक ही तत्व रहेगा, वो गर्मी। और इसमें लिखा है जलवायु में चौथा पॉइंट, एक प्रकार की जलवायु में एक या अनेक ऋतुएँ होती हैं। जलवायु में एक से अधिक तत्वों का प्रभाव रहता है। जैसे भारत की जलवायु मानसूनी है, इसमें 4 तरह की ऋतुएँ होती हैं ना, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु और शीत ऋतु, 4 तरह की। तो वही लिखा हुआ है कि एक प्रकार की जलवायु में एक से अनेक ऋतुओं की प्रधानता होती है या फिर वो उनका प्रभाव रहता है। और जो मौसम जो रहता है एक ऋतु में, वो एक ही तत्व की प्रधानता रहती है, जैसे कि सर्दी में सर्दी की, गर्मी में गर्मी की, बरसात में वर्षा की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24। वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो सबसे निचली परत का नाम, ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले सेम प्रश्न नहीं है, लेकिन वायुमंडल का जो परत है पूछ चुका है। तो उसमें जो सबसे नीचे वाला जो परत होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। यानी जो सबसे जो नीचे वाला मंडल है क्षोभ मंडल, इसी में मौसमी घटनाएं घटती हैं, इसी में वर्षा होगा, इसी में आंधी तूफान जो भी कुछ होता है सब क्षोभ मंडल में ही होता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25। विश्व के सबसे
गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? तो मारियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह के 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो इतना आप याद रखेंगे, मारियाना गर्त। इसके बाद है प्रश्न क्या 26। मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? इसका आंसर है संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। यानी आपातकालीन स्थिति में जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है उस समय मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। आगे दिया इसमें, इस आपातकालीन घोषणा करने के पश्चात अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकता को प्रदत्त सभी मूल अधिकार, यानी जो नागरिकता को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, ये लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तक करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आता है। कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण ले सकता है। तो ये जो प्रश्न पूछा हुआ था इतना तो आप लिख देंगे, और अगर जो आप इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय 5 प्रकार का लेख जारी करता है। ये 5 प्रकार की रीट है ना, यही है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28। मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है, हेडिंग लिख सकते हैं इसमें आप, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन कहते हैं या महंगाई। किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं के कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। यानी महंगाई जो होता है ना, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब मुद्रास्फीति 2 प्रकार का होता है, मंद मुद्रास्फीति और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। तो यही पूछा हुआ था, किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताना था, तो आप लिख देंगे मंद मुद्रास्फीति और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। इसके बाद है प्रश्न संख्या 29। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो इसका आंसर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पास हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिए केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद स्थापित किए गए हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 30। विकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर दिया है, विकसित अर्थव्यवस्था ऐसे देश होते हैं जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत अच्छा होता है। यानी जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो भी देश हैं वो काफ़ी अमीर देश हैं, वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है ऊंचा है, लाइफ स्टाइल उनका अच्छा है और प्रति व्यक्ति आय अच्छा है, उनके अच्छे अच्छे घर हैं। तो उसी को विकसित, वहाँ के लोगों को, उस देश का जो अर्थव्यवस्था होता है ना, तो उसी को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और कुछ विकसित देशों के नाम दिया हुआ है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा। इसमें इंडिया भी आता है, अपना भारत देश भी। लेकिन अभी जो भारत कहने के लिए विकसित देश है, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें अभी उतनी ठीक नहीं है इन सभी देशों के कंपैरिजन में। तो उसे ही आप समझ गए होंगे विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। तो इसका आंसर दिया है, देखते हैं। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला में अद्वितीय उन्नति हुई। साम्राज्य के शासकों ने विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र को प्रोत्साहित किया, जिसमें आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों का योगदान रहा। संस्कृत साहित्य में कालिदास की रचनाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी भव्य मूर्तियां और चित्रकला इस युग की कलात्मक श्रेष्ठता को दर्शाते हैं। समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता के कारण यह काल सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास में शिखर पर था। तो इन सभी कारणों से जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय सब चीज़ का लगभग विकास हुआ, कला के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी, और विज्ञान और वास्तुकला, ये सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से विकास हुआ, सब चीज़ सिस्टमेटिक थी और इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका आंसर है सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत,
यहाँ पे भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचे और ईश्वर एक है और हम सभी ईश्वर के संतान हैं। सूफी संत एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, सब कुछ ईश्वर में है, उनके बाहर कुछ नहीं है और सब कुछ त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे ईश्वर को प्रियतमा के समान मानते थे, जिसके लिए प्रेमी अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है। प्रियतमा मतलब जो प्रेमी, उसके लिए जो मेल पुरुष होता है, जो प्रेमी होता है, वो सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपनी सब कुछ उस पर लगा देता है। तो उसी के जैसा जो वो अपना ईश्वर को मानते थे उस समय के जो सूफी संत जो थे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। कालिदास कौन थे? इनके द्वारा लिखित ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए, ग्रंथों का उल्लेख कीजिए, सॉरी। तो उल्लेख यानी बताना है, नाम लिखना है उसका। तो इसका आंसर दिया है कालिदास संस्कृत के महाकवि थे और अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। कालिदास के मात्र 7 ही ऐसे ग्रंथ हैं जो निर्विवाद रूप से कालिदास कृत मानी जाती हैं। कालिदास कृत मतलब कि कालिदास के द्वारा उनकी जो रचना की गई है। केवल 7 ही ऐसे ग्रंथ हैं जिसको बिना विवाद के माना गया है कि वो कालिदास ने उसको लिखा है। बाकी जो ग्रंथ है उनमें विवाद है। कई जो इतिहासकार हैं उसको अलग अलग कवियों के लेखकों को बताते हैं कि उनका ग्रंथ है वो। जिनमें से जो 7 जो निर्विवाद जो उनके ग्रंथ हैं, उनमें से जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, और इसमें से महाकाव्य जो था रघुवंशम और कुमार संभवम, और जो खंड काव्य था मेघदूतम और ऋतु संहार। यही जो 7 जो उनके जो रचना है जो निर्विवाद है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34। मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल क्यों हो गई? तो इसके बारे में बताना है कि उनकी जो सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने जो चलाया था वो असफल क्यों हो गई। तो इसका आंसर देखते हैं। मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल रही क्योंकि उसने तांबे और कांसे के सिक्कों को सोने चांदी के सिक्कों के समान मूल्य पर जारी कर दिया, लेकिन आम लोगों के पास इन सस्ते धातु के सिक्कों को बनाने की आसान पहुंच थी। इस वजह से नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई, जिससे मुद्रा का मूल्य गिर गया और बाजार में अव्यवस्था फैल गई। व्यापारियों ने सांकेतिक सिक्के लेने से इनकार कर दिए, जिससे राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और योजना असफल हो गई। मोहम्मद तुगलक की 5 जो योजनाएं हैं असफलता के लिए फेमस है, जिसमें से एक है सांकेतिक मुद्रा। तो इसके बारे में तो पूछा हुआ था तो हम लोगों ने पढ़ लिया। और बाकी जो ऐसे 4 और असफलताओं के बारे में जो बहुत फेमस है कि ये जो 4 योजनाएं लागू किया, इसके बाद 5 योजनाएं और सभी असफल रहीं। जिसमें से एक था कि जो अपना इसने एक निर्णय लिया कि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले आया, जो कि जिससे कि वो सोचता था कि दौलताबाद राजधानी हो जाएगी तो यहाँ से दक्षिण भारत पे भी कंट्रोल किया जा सकता है और अच्छे से शासन व्यवस्था चल सकती है। लेकिन इसने ये फैसला लिया गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में हज़ारों की संख्या में लोगों और जो अपने पूरे सेना के साथ वो चल दिया दौलताबाद की तरफ, और इतनी भीषण गर्मी थी कि रास्ते में ही लोग मरने लगे। ये भी असफल हो गया। फिर उसको लौटना पड़ा। एक ये हो गया। दूसरा, फिर से उसने दोआब में किसानों पे ऑलरेडी वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ था और सभी किसान परेशान थे उस समय, ये कर वहाँ का काफ़ी बढ़ा दिया, जिससे कि किसान जो है अपनी जमींदारी वो भूमि छोड़ कर जाने लगे, वहाँ से पलायन करने लगे। तो ये भी एक असफलता उसका है। तो ये है जो मोहम्मद तुगलक था, बिना सोचे समझे अपना योजना लागू कर देता था। तो साथ में इन दोनों को भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 35। जलप्रपात क्या है स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है जलप्रपात। जलप्रपात उस स्थान को कहते हैं जहाँ कई अलग अलग नदियों का पानी एकजुट होकर पहाड़ों की ऊंची चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरती है। अगर नदियों का पानी सामान्य मात्रा में कम ऊंचाई से भूमि पर गिरती है तो उसे केवल जलप्रपात कहेंगे, और जब नदियों का पानी अधिक मात्रा में अधिक ऊंचाई से भूमि पर गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। तो वही महा का अर्थ होता है बड़ा। जब कम जल गिरेगा कम ऊंचाई से तो उसको जलप्रपात, और ज़्यादा जल ज़्यादा ऊंचाई से तो उसको महाजलप्रपात कहेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36। भूमिगत जल का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है भूमिगत जल। भूमिगत जल का अर्थ होता है भूमि के अंदर जो जल स्थित है, भूमि पर या भूमि के अंदर, उसी को भूमिगत जल कहते हैं। बाकी जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है पढ़ते हैं हम लोग। भूमिगत जल का महत्व, यहाँ महत्व पूछा हुआ है ना। तो भूमिगत जल का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह पीने
सिंचाई और उद्योगों के लिए प्रमुख जल स्रोत है। यह नदियों, झीलों और तालाबों के अलावा जल की एक अस्थायी आपूर्ति प्रदान करता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सतही जल उपलब्ध नहीं होता है। सतही जल किसे कहते हैं? जो भूमि के अंदर जो जल होता है, जहाँ का स्तर ऊंचा होता है, नल के द्वारा, मोटर के द्वारा पानी निकाल लिया जाता है, जो भूमि के अंदर जल होता है ना, उसी को सतही जल कहते हैं, उपलब्ध नहीं होता है। फसलों की उत्पादकता के लिए भूमिगत जल आवश्यक है और सूखे के समय यह राहत देता है। साथ ही भूमिगत जल पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करता है और पेड़ पौधों की जड़ों की जल की पूर्ति करता है। तो पेड़ पौधों को जो जल मिलता है वो सतही जल के द्वारा ही तो मिलता है। पेड़ की जो जड़ें होती हैं भूमि में फैली होती हैं नीचे तक, और ये भूमि से ही अपना जो जल का आपूर्ति करती हैं। इसमें आगे दिया है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ रहता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 37। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आप क्या समझते हैं? भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ना, तो उसको इसका अर्थ बताना है। तो इसका आंसर दिया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति होती है और वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर शासन में भागीदारी करती है। इसमें लोकतंत्र और गणराज्य दोनों सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है कि सरकार का गठन जनमत से होता है और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। गणराज्य में किसी राजा या वंशानुगत शासन की बजाय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं। यानी लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है कि जो शासक होगा, यानी जो शासन करेगा या फिर जो भी देश का नेता जो प्रमुख होगा, उन लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा। तो अपने यहाँ प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति के जो प्रमुख होते हैं देश के, वो जनता के द्वारा ही तो चुने जाते हैं और यही जो निर्वहन करते हैं भारत के शासन का। तो इसी को लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38। श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के कोई 2 गुण लिखिए। तो इसका आंसर है श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के मुख्य गुण इस प्रकार है। पहला है सुरक्षा और विश्वास। बैंकिंग प्रणाली में सुरक्षित लेन देन और ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है, जिसमें ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। दूसरा है प्रौद्योगिकी का उपयोग। नवीनतम तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल लेन देन की सुविधा देना इसे प्रभावी बनाता है। तीसरा है सुलभता। ग्राहकों को आसानी से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे एटीएम, शाखाएं और ऑनलाइन सेवाएं। इसके बाद है चौथा वित्तीय समावेशन। समाज के सभी वर्गों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाकर आर्थिक विकास में योगदान देना। तो ये सब बैंकिंग जो बैंक का गुण हो जाएगा, बैंकिंग प्रणाली का गुण हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39। उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य बताइए। तो इसका आंसर है उपभोक्ता कौन होता है? उपभोग करने वाला, यानी हम लोग जो आम जनता होती है ये उपभोक्ता होती है। तो इसका जो अधिकार है इसमें दिया है उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्राप्त करने, उचित मूल्य पर वस्तु और सेवा प्राप्त करने, जानकारी पाने और किसी समस्या पर शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। इसके अलावा वे सुरक्षित और स्वस्थ उत्पाद की मांग कर सकते हैं और अपनी पसंद के उत्पाद चुन सकते हैं। इसमें है उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ताओं का कर्तव्य है कि वे उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी लें, उचित उपयोग करें, बिल और रसीद रखें और यदि कोई समस्या हो तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। जागरूक रहना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उपभोक्ता यानी जो भी कोई सामान आप उपभोक्ता जो खरीदता है दुकान से या फिर कहीं से भी, तो उसकी जानकारी रखना चाहिए और वो कितने का है और उसका बिल ज़रूर लेना चाहिए। और किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होता है तो आप उसकी शिकायत आप उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। ये सब उनके कर्तव्य हो जाएंगे। और जागरूक रहना भी एक कर्तव्य है कि आप जागरूक रहें कि आपके साथ कोई धोखा ना कर सके। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40। भारत में औद्योगिक विकास के लिए सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर है भारत में औद्योगिक विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। पहला है प्रौद्योगिकी और नवाचार। कई तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा देने में उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होगा। दूसरा है उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा। अच्छे सड़कों, ऊर्जा और परिवहन सुविधाओं में उद्योगों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। तीसरा है श्रमिकों का कौशल विकास।
कुशल श्रमिक उद्योगों के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक तकनीक और उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इसके बाद है चौथा, निवेश अनुकूल नीतियाँ। घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार अनुकूल नीतियाँ बनाना, जिससे आर्थिक विकास हो और रोजगार के अवसर उत्पन्न हो। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज के क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप इतना सर्च भी करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का PDF मैंने सेंड कर दिया है टेलीग्राम पे, वहाँ से आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।